हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी इश्क और दर्द। तो चलिए सुनते हैं। आरिश को ना जाने क्यों उन फोटोग्राफ्स को देखकर अब गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में अपना मुक्का सामने की टेबल पर दे मारता है, जिससे टेबल के ऊपर का पूरा कांच टूटकर चूर चूर हो जाता है और उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है, जैसे कोई भी इस वक्त उसके सामने आए तो वह उसकी जान ले लेगा। वह देखने में बेहद खतरनाक लग रहा था। वही अनाया आदित्य की बाहों में खुद को बहुत सिक्योर फील कर रही थी। आदित्य ने कैंटीन में आते लोगों को देखकर अनाया को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है, अनाया लोग अब आ रहे हैं। अनाया ने भी अपने आसपास देखा तो क्लास खत्म होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट कैंटीन में अब आने लगे थे। विकी और ऋतिक दोनों आपस में बायोलॉजी की क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी विकी ने अनाया और आदित्य को साथ देखकर हंसते हुए कहा, हे लव बर्ड्स, चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल चमकता दिल, यहाँ क्या कर रहे हो चोरी चोरी। आदित्य ने अपनी आंखें तिरछी करते हुए कहा, तेरे पास और कोई काम नहीं रहता क्या? जब देखो तब इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। और वैसे भी हम बस बात कर रहे थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं जो तू इतना एक्साइटेड होकर बोल रहा है। ऋतिक हंसते हुए आदित्य के कंधे पर हाथ रख कहता है, डोंट वेरी बो, इसका तो काम ही यही है लोगों को टीज करना। तू बुरा क्यों मान रहा है? तू तो इसकी आदत जानता ही है। तभी विक्की बड़े प्यार से कहता है, हे अनाया, क्या तुम अभी फ्री हो? अनाया ने आदित्य की तरफ देखा तो विक्की हंसकर बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हें डेट पर चलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो तुम आदित्य की तरफ देख रही हो, बस तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। आदित्य ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे करते हुए बोला, क्या हेल्प चाहिए तुझे? विकी ने अपने सर पर हाथ रख लिया और बोला, सच में यार, तेरे जैसा जलेसी बंदा पूरे कॉलेज में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी मैं तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे नहीं छीनने वाला जो तू इतना पॉजिटिव हो रहा है। आदित्य ने भी मुंह बनाकर कहा, पूरे कॉलेज में तेरे जैसा ठरकी भी तो नहीं है जो मैं पॉजिटिव ना बनूं। ऋतिक दोनों के बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, तुम दोनों अब लड़ना बंद भी करो, क्या एक दूसरी की टांग खींचने में ही लगे रहते हो? वही पीछे खड़ी अनाया को उल्टी जैसा महसूस होता है तो वह आदित्य को अभी आती हूँ बोलकर वहां से जल्दी से जाने लगती हैं। तो पीछे से विकी कहता है, अरे मेरे काम का क्या होगा? आदित्य घूरकर विक्की को देखता है तो विकी कहता है, अरे सच्ची कह रहा हूँ, मुझे काम है, कोई लाइन वाइन नहीं मार रहा, मेरा यकीन कर। आदित्य ने अजीब से लुक के साथ कहा, ओ रियली? तो तू मुझे बता क्या काम है, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। विकी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, तुझसे हेल्प लेने से अच्छा है कि मैं अपना काम ही पूरा ना करूं। अनाया वॉशरूम में आने के बाद लगातार उल्टी करने लग जाती है, जिससे उससे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। वह अपना मुंह पोंछते हुए खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपना चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आता है, जैसे उसमें खून ही ना हो। अमिया को अब चक्कर आने लगते हैं और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह एकदम से ही बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को किसी कमरे में पाती है। वह कमरा देखने में बेहद खूबसूरत था, वहां का हर डेकोरेशन मटेरियल इम्पोर्टेंट था। अनाया उस कमरे को नहीं पहचान पा रही थी कि वह कहाँ है। वह जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तभी उसके सामने एक चेहरा आ जाता है और वह उस चेहरे को देखकर एकदम से ही शॉक हो जाती है और उसका सर बिस्तर पर गिर पड़ता है।
अनया की आंखों में बिल्कुल हैरानी और परेशानी साफ नजर आ रही थी और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। सामने बैठे आदमी की आंखें बिल्कुल बर्फ के समान ठंडी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह बिल्कुल पत्थर की एक खूबसूरत तराशी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। बेहद खूबसूरत। वह अनाया की तरफ देखता है तो अनाया को एक महीने पहले की रात याद आ जाती है और वह थोड़ा सहम जाती है। आरिश अपनी कठोर आवाज में कहता है, होश में आ गई तुम। अनाया खुद को नॉर्मल करती है और फिर हैरानी और परेशानी के साथ उसे ना पहचानते हुए कहती है, कौन हूँ तुम? आरिश एक पल के लिए उसे देखता है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अनाया गुस्से में उसका हाथ दूर झड़कते हुए कहती है, डोंट टच मी। और फिर वह हड़बड़ी में बिस्तर से उतरती जाती है और फिर साइड के फर्नीचर से टकरा जाती है और उसके घुटने में हल्की सी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी अनाया लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने दो बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उसका रास्ता रोके। अनाया की आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह गुस्से से उन लोगों को घूर कर देखती है। तभी पीछे से आरिश अनाया का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अनाया को समझते हुए खुद को आरिश से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। उल्टा आरिश की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। वह गुस्से में कहता है, कहाँ जा रही हो? अनाया दिल मिलाते हुए कहती है, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। लेकिन आरिश उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ खींचते हुए उसे बिस्तर पर धकेल देता है। अनाया गुस्से में कहती है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आरिश की आंखें अचानक से सर्द हो जाती हैं और वह अनाया को देख रहा था और उसके बिहेवियर को नोटिस कर रहा था, जो अनजान बने की कितनी अच्छी कोशिश कर रही थी, जैसे वह उसे जानती ही नहीं। आरिश थोड़ा सा अनाया की तरफ झुकता है और उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर उसे अपने चेहरे के सामने करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या सच में तुम मुझे नहीं जानते? राक्षस 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 राक्षस। आगे की कहानी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।